जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति, जो कक्षा 9वीं के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है और इसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे। अध्याय 2 का आज हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। ठीक है, संविधान का दर्शन जो कि बुक के पेज नंबर 30 से शुरू हो रहा, पेज नंबर 30 पर है। इसके आगे के भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। तो भारतीय लोकतंत्र का आधार वो सारे मूल्य थे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही हमारी प्रेरणा बने थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो बच्चों, जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसी में भारतीय संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें वो सारे मूलभूत तत्व आ चुके हैं जो हमारे संविधान को बनाने में सहायक रहे हैं। सारे मूलभूत तत्व संविधान की उद्देशिका, मतलब हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देशिका जो है शुरुआत में जो बनी थी वही हमारे संविधान का मूल है। तो हम पढ़ लेते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की उद्देशिका थी और इसमें जो मूल शब्द आए हुए हैं उनको उनका यहाँ पर विस्तृत रूप दिया गया है कि उन शब्दों के क्या अर्थ है। तो पहला है हम भारत के लोग भारत को, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हुई है कि हम भारत के लोग भारत को। तो इसका अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो भारत का जो संविधान है वह भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। फिर अगला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। प्रभुत्व संपन्न मतलब यह है कि हमारे देश के जो कानून है उनके अनुसार हम फैसला, हमारे देश के लोग, हम खुद ही अपने देश के बारे में हर फैसला लेंगे। भारत की सरकार फैसला लेगी जो कि जनता द्वारा चुनी गई है और इस पर कोई भी आदेश दूसरे देश का या किसी बाहरी का आदेश हम लागू नहीं करेंगे। हमारा फैसला हम खुद ले सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न है। अगला शब्द है बच्चों समाजवादी। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी जो अगला शब्द, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो।
तो सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, समाजवादी इस शब्द का अर्थ है बच्चों। अगला है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। मतलब हमारे देश की सरकार का या हमारे देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ मान सकता है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, ठीक है। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो यहाँ पर सरकार का स्वरूप जो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार देता है, सरकार जो चुनी हुई है, तो यह इसका ये लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का, ठीक है। तो यहाँ पे गणराज्य का यह अर्थ है कि जो शासन का प्रमुख होगा वह लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, वह कोई राजा या वंशवाद पर आधारित नहीं होगा, ठीक है। अगला शब्द है न्याय। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान समझकर उनके साथ न्याय किया जाएगा। अगला शब्द है न्याय के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब हर व्यक्ति को सोचने समझने की स्वतंत्रता है। अगला शब्द है न्याय के बाद का अगला शब्द है बच्चों समता, ठीक है। समता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। तो यहाँ पर हर नागरिक को समान समझा जाएगा और हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अगला शब्द है बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। मतलब एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे नोट दे रखा है, हमें पढ़ लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नोट ये बच्चों के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। तो संविधान की उद्देशिका में प्रारंभ से ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया, क्योंकि आवश्यक माना गया कि हम ये दो शब्द भी संविधान की उद्देशिका में जोड़ दें, जिससे कि यह संपूर्ण बन जाए। इसी के आगे है बच्चों संस्थाओं का स्वरूप। तो ये भी हम देख लेते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, ठीक है। तो जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो उसके जो मूल्य है, उसमें जो दर्शन है, वह तो मूलभूत रूप से है, लेकिन कितनी बार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समय के परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसा हम अपने संविधान में कर सकते हैं, क्योंकि यह एक वैसे तो यह एक बहुत बड़ा, लंबा और विस्तृत दस्तावेज है और इसे समय समय पर नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि संविधान को बदला ही नहीं जाएगा। उनका तो ये मानना था कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, बदलाव के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। तो संविधान संशोधन के नियम के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है और हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि संविधान की उद्देशिका में भी बदलाव किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। ठीक है, जब हम पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा, ऐसा स्पष्ट हमारे संविधान में बताया गया है। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। तो आगे के अध्यायों में हमें इन 3 पक्षों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्था और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। तो कुछ पहलू हमें अगले वर्ष कक्षा 10वीं की पुस्तक में पढ़ेंगे और कुछ इसमें पढ़ेंगे बच्चों। तो इसलिए जब हम संविधान को या राजनीति विज्ञान को यदि हमें अच्छे से समझना है तो हमें कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं यहीं से शुरुआत करनी होगी। कक्षा 9वीं से ही यह शुरुआत हो रही है और इसका अगला भाग कक्षा 10वीं में आप पढ़ोगे। तो यदि आप 9वीं में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कक्षा 10वीं की भी जो सामाजिक विज्ञान है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है।